इतिहास के संसार में आपका स्वागत है दोस्तों। इतिहास पाठ में हम बात करेंगे हिंद स्वराज की। हिंद स्वराज गांधी जी की लिखी हुई पुस्तक है। इस सिलसिले में अब तक हम 3 बार मिल चुके हैं और आज चौथी बार मिल रहे हैं। मित्रों, पिछले 3 अंकों में हमने देखा कि इस पुस्तक के भीतर ऐसा क्या है जिससे यह पूरी दुनिया में चर्चित हो गई। भारत सरकार ने, तत्कालीन भारत सरकार, कहा जाना चाहिए कि अंग्रेजों ने इसे मुंबई में प्रसारित नहीं होने दिया, तो गांधी जी ने फिर इसे अंग्रेजी में अनुदित किया और बाहर छपवाई, देश के बाहर। हमने यह भी जाना कि खुद गांधी जी इस पुस्तक के बारे में क्या सोचते हैं। 2 भागों में हमने चर्चा की थी। एक तो गांधी जी ने इस पुस्तक की प्रस्तावना लिखी है। उस प्रस्तावना में उन्होंने अपना मंतव्य स्पष्ट किया था कि वे यह पुस्तक क्यों लिख रहे हैं। दूसरी जो चर्चा थी वह इस संबंध में थी कि इस पुस्तक के लिखे जाने के 1 दशक बाद गांधी जी अपने टिप्पणी लिखते हैं इस पुस्तक के सिलसिले में, इसके संदर्भ में। और वह टिप्पणी 1921 में लिखी थी उन्होंने। यंग इंडिया में वह प्रकाशित भी हुई थी। उसमें भी गांधी जी ने वैसी ही बात कही है जैसी 1 दशक पहले कही थी, लेकिन थोड़ा सा इन्होंने जोड़ दिया है इसमें। एक अंश, खास तौर से एक विचार जोड़ दिया है अपना, कि कुछ लोग मेरे लिखे के आधार पर और यह सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं इससे कोई लाभ उठा रहा हूँ, यानी गांधी जी कोई लाभ उठा रहे हैं। तो उन्होंने उसका स्पष्टीकरण दिया है कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मैं सत्याग्रह पे काम कर रहा हूँ और व्यक्तिगत स्तर पे काम कर रहा हूँ। सामूहिक स्तर पर काम करने में मुझे भी समय लगेगा और तब आप इसके परिणाम देख सकेंगे। तो बहुत ज़रूरी था कि पृष्ठभूमि के रूप में हम गांधी जी पर या गांधी जी की इस पुस्तक पर कुछ चर्चा करते। तो हमने चर्चा की और आज हम इस पुस्तक के पहले अध्याय से अपनी बात शुरू करेंगे। आपको फिर याद दिला दूं कि जो पहला अंक था उसमें हमने एक पुस्तक के संपादक की लिखी हुई टिप्पणी का जिक्र किया था। वह पुस्तक थी हिंद स्वराज्य का सत्य और संपादक हैं मिथिलेश जी। इस पुस्तक में हिंद स्वराज्य से संबंधित लेखों का संकलन है। दूसरे अंक में हमने प्रस्तावना की बात की थी जो गांधी जी ने खुद लिखी है। और तीसरे अंक में हमने चर्चा की थी कि इस पुस्तक के आने के 10 साल बाद गांधी जी क्या सोचते हैं हिंद स्वराज के बारे में। बहुत सारी बातें संकेत रूप में भी हमारे सामने आई पिछले 3 अंकों में। उन बातों का खुलासा करने का समय आ गया है। यह खुलासा भी एक बार में नहीं होगा। 20 अध्याय हैं इस पुस्तक के और मैं कोशिश करूंगा कि एक दिन में एक अध्याय पर बात हो जाए। और यदि अध्याय छोटे होंगे तो एक दिन में हम 2 अध्यायों की बात कर लेंगे, और यदि कोई अध्याय बड़ा है तो हम उसे 2 भागों में बांट कर देख लेंगे। ये मैं आपको बता चुका हूँ। गांधी जी खुद बता चुके हैं अपने अपनी भूमिका में कि यह पुस्तक मैंने प्रश्नोत्तर शैली में लिखी है। इस पुस्तक में एक तो पाठक है और दूसरा संपादक है। पाठक प्रश्न पूछता है और संपादक उत्तर देते हैं। तो मैं हर जगह ये नहीं कहूँगा कि यह बात पाठक कह रहा है और यह उत्तर संपादक का है। आप स्वयं समझ जाएंगे कि कौन सा प्रश्न है और कौन सा उत्तर है। बीच बीच में बोलूँगा भी कि पाठक का ये कहना है, संपादक का ये कहना है, लेकिन जरूरी नहीं कि ऐसा कहा जाए। पाठक कहते हैं,
आजकल हिंदुस्तान में स्वराज की हवा चल रही है। सब हिंदुस्तानी आज़ाद होने के लिए तरस रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका में भी वही जोश दिखाई दे रहा है। हिंदुस्तानियों में अपने हक पाने की बड़ी हिम्मत आई हुई मालूम होती है। इस बारे में क्या आप अपना ख्याल बताएंगे? उत्तर दिया जा रहा है, आपने सवाल ठीक पूछा है, लेकिन इसका जवाब देना आसान बात नहीं है। अखबार का एक काम तो है लोगों की भावनाएं जानना और उन्हें जाहिर करना। दूसरा काम है लोगों में अमुक जरूरी भावनाएं पैदा करना। और तीसरा काम है लोगों में दोष हों तो चाहे जितनी मुसीबतें आने पर भी बेधड़क होकर उन्हें दिखाना। आपके सवाल का जवाब देने में ये तीनों काम साथ साथ आ जाते हैं। लोगों की भावनाएं कुछ हद तक बतानी होंगी, न हो तो वैसी भावनाएं उनमें पैदा करने की कोशिश करनी होगी और उनके दोषों की निंदा भी करनी होगी। फिर भी आपने सवाल किया है, इसलिए उसका जवाब देना मेरा फर्ज मालूम होता है। क्या स्वराज की भावना हिंद में पैदा हुई आप देखते हैं? वह तो जब से नेशनल कांग्रेस कायम हुई तभी से देखने में आई है। नेशनल शब्द का अर्थ ही वह विचार जाहिर करता है। यह तो आपने ठीक नहीं कहा। नौजवान हिंदुस्तानी आज कांग्रेस की परवाह ही नहीं करते। वे तो उसे अंग्रेजों का राज्य निभाने का साधन मानते हैं। नौजवानों का ऐसा ख्याल ठीक नहीं है। हिंद के दादा भाई नौरोजी ने जमीन तैयार नहीं की होती तो नौजवान आज जो बातें कर रहे हैं वह भी नहीं कर पाते। मिस्टर ह्यूम ने जो लेख लिखे, जो फटकारें हमें सुनाई, जिस जोश से हमें जगाया, उसे कैसे बुलाया जाए? सर विलियम वेडनबर्ग ने कांग्रेस का मकसद हासिल करने के लिए अपना तन मन और धन सब दे दिया था। उन्होंने अंग्रेजी राज्य के बारे में जो लेख लिखे हैं वे आज भी पढ़ने लायक हैं। प्रोफेसर गोखले ने जनता को तैयार करने के लिए भिखारी के जैसी हालत में रहकर अपने 20 साल दिए हैं। आज भी वे गरीबी में रहते हैं। मरहूम जस्टिस बदरुद्दीन ने भी कांग्रेस के जरिए स्वराज का बीज बोया था। यूँ बंगाल, मद्रास, पंजाब वगैरह में कांग्रेस का और हिंद का भला चाहने वाले कई हिंदुस्तानी और अंग्रेज लोग हो गए हैं। यह याद रखना चाहिए। ठहरिए ठहरिए, आप तो बहुत आगे बढ़ गए। मेरा सवाल कुछ है और आप जवाब कुछ और दे रहे हैं। मैं स्वराज की बात करता हूँ और आप परराज की बात करते हैं। मुझे अंग्रेज़ों का नाम तक नहीं चाहिए और आप तो अंग्रेज़ों के नाम देने लगे। इस तरह तो हमारी गाड़ी राह पर आए ऐसा नहीं दिखता। मुझे तो स्वराज की ही बातें अच्छी लगती हैं। दूसरी मीठी सयानी बातों से मुझे संतोष नहीं होगा। आप अधीर हो गए हैं। मैं अधीरपन बर्दाश्त नहीं करता। आप ज़रा सब्र करेंगे तो आपको जो चाहिए वह मिलेगा। उतावली से आम नहीं पकते, दाल नहीं चुरती। यह कहावत याद रखिए। आपने मुझे रोका और आपको हिंद पर उपकार करने वालों की बात भी सुननी अच्छी नहीं लगती। यह बताता है कि अभी आपके लिए स्वराज दूर है। आपके जैसे बहुत से हिंदुस्तानी हो तो हम दूर हटकर पिछड़ जाएंगे। वह बात जरा सोचने लायक है। मुझे तो लगता है कि ये गोल गोल बातें बनाकर आप मेरे सवाल का जवाब उड़ा देना चाहते हैं। आप जिन्हें हिंदुस्तान पर उपकार करने वाले मानते हैं उन्हें मैं ऐसा नहीं मानता। फिर मुझे किसके उपकार की बात सुननी है? आप जिन्हें हिंद के दादा कहते हैं उन्होंने क्या उपकार किया? वे तो कहते हैं कि अंग्रेज राजकर्ता न्याय करेंगे और उनसे हमें हिलमिल कर रहना चाहिए। मुझे सविनय आपसे कहना चाहिए कि उस पुरुष के बारे में आपका बेअदबी से यूँ बोलना हमारे लिए शर्म की बात है। उनके कामों की ओर देखिए। उन्होंने अपना जीवन हिंद को अर्पण कर दिया है। उनसे यह सबक हमने सीखा। हिंद का खून अंग्रेजों ने चूस लिया है। यह सिखाने वाले माननीय दादा भाई हैं। आज उन्हें अंग्रेज़ों पर भरोसा है, उससे क्या? हम जवानी के जोश में एक कदम आगे रखते हैं। इससे
क्या दादा भाई कम पूज्य हो जाते हैं? इससे क्या हम ज़्यादा ज्ञानी हो गए? जिस सीढ़ी से हम ऊपर चढ़े उसको लात न मारने में ही बुद्धिमानी है। अगर वह सीढ़ी निकाल दें तो सारी निशानी गिर जाए, यह हमें याद रखना चाहिए। हम बचपन से जवानी में आते हैं और तब बचपन से नफरत नहीं करते, बल्कि उन दिनों को प्यार से याद करते हैं। बरसों तक अगर मुझे कोई पढ़ाता है और उससे मेरी जानकारी ज़रा बढ़ जाती है, तो इससे मैं अपने शिक्षक से ज़्यादा ज्ञानी नहीं माना जाऊंगा। अपने शिक्षक को तो मुझे मान देना ही पड़ेगा। इसी तरह हिंद के दादा के बारे में समझना चाहिए। उनके पीछे हिंदुस्तानी जनता है, यह तो हमें कहना ही पड़ेगा। यह आपने ठीक कहा। दादा भाई नौरोजी की इज्जत करना चाहिए, यह तो समझ सकते हैं। उन्होंने और उनके जैसे दूसरे पुरुषों ने जो काम किए हैं, उनके बगैर हम आज का जोश महसूस नहीं कर पाते। यह बात ठीक लगती है। लेकिन यही बात प्रोफेसर गोखले साहब के बारे में हम कैसे मान सकते हैं? वे तो अंग्रेजों के बड़े भाईबंद बनकर बैठे हैं। वे तो कहते हैं कि अंग्रेजों से हमें बहुत कुछ सीखना है। अंग्रेजों की राजनीति से हम वाकिफ हो जाएं, तभी स्वराज की बात की जाए। अंग्रेजों की राजनीति से हम वाकिफ हो जाएं, तभी स्वराज की बातचीत की जाए। उन साहब के भाषणों से तो मैं ऊब गया हूं। आप ऊब गए हैं, यह दिखाता है कि आपका मिजाज उतावला है। लेकिन जो नौजवान अपने माँ बाप के ठंडे मिजाज से ऊब जाते हैं और वे अगर अपने साथ न दौड़ें तो गुस्सा होते हैं, वे अपने माँ बाप का अनादर करते हैं, ऐसा हम समझते हैं। प्रोफेसर गोखले के बारे में भी ऐसा ही समझना चाहिए। क्या हुआ अगर प्रोफेसर गोखले हमारे साथ नहीं दौड़ते हैं? स्वराज भोगने की इच्छा रखने वाली प्रजा अपने बुजुर्गों का तिरस्कार नहीं कर सकती। अगर दूसरे की इज्जत करने की आदत हम खो देंगे तो हम निकम्मे हो जाएंगे। जो प्राउड और तजुर्बेकार है वे ही स्वराज भोग सकते हैं, न कि बेलगाम लोग। और देखिए कि जब प्रोफेसर गोखले ने हिंदुस्तान की शिक्षा के लिए त्याग किया, तब ऐसे कितने हिंदुस्तानी थे जो कुछ भी करते हैं वह शुद्ध भाव से और हिंदुस्तान का हित मानकर करते हैं। हिंद के लिए अगर अपनी जान भी देनी पड़े तो वे देंगे। ऐसी हिंद के लिए उनकी भक्ति है। वे जो कुछ कहते हैं वह किसी की खुशामद करने के लिए नहीं, बल्कि सही मानकर कहते हैं। इसलिए हमारे मन में उनके लिए पूज्य भाव होना चाहिए। तो क्या वे साहब जो कहते हैं उसके मुताबिक हमें भी करना चाहिए? मैं ऐसा कुछ नहीं कहता। अगर हम शुद्ध बुद्धि से अलग राय रखते हैं तो उस राय के मुताबिक चलने की सलाह खुद प्रोफेसर साहब हमें देंगे। हमारा मुख्य काम तो यह है कि हम उनके कामों की निंदा न करें। हमसे वे महान हैं ऐसा मानें और यकीन रखें कि उनके मुकाबले में हमने हिंद के लिए कुछ भी नहीं किया है। उनके बारे में कुछ अखबार जो अशिष्टतापूर्वक लिखते हैं उसकी हमें निंदा करनी चाहिए और प्रोफेसर गोखले जैसों को हमें स्वराज के स्तंभ मानना चाहिए। उनके ख्याल गलत और हमारे ही सही हैं या हमारे ख्यालों के मुताबिक न बरतने वाले देश के दुश्मन हैं, ऐसा मान लेना बुरी भावना है। आप जो कुछ कहते हैं वह अब मेरी समझ में कुछ आता है, फिर भी मुझे उसके बारे में सोचना होगा। पर मिस्टर ह्यूम, सर विलियम वेडनबर्ग वगैरह के बारे में आपने जो कहा उसमें तो हद हो गई। जो नियम हिंदुस्तानियों के बारे में है वही अंग्रेजों के बारे में समझना चाहिए। सारे के सारे अंग्रेज बुरे हैं ऐसा तो मैं नहीं मानूंगा। बहुत से अंग्रेज चाहते हैं कि हिंदुस्तान को स्वराज मिले। उस प्रजा में स्वार्थ ज़्यादा है, यह ठीक है, लेकिन उससे हर एक अंग्रेज बुरा है ऐसा साबित नहीं होता। जो हक न्याय चाहते हैं उन सब के साथ न्याय करना होगा। सर विलियम हिंदुस्तान का बुरा चाहने वाले नहीं है, इतना हमारे लिए काफ़ी है। जो जो हम आगे बढ़ेंगे त्यों त्यों आप देखेंगे कि अगर हम न्याय की भावना से काम लेंगे तो हिंदुस्तान का छुटकारा जल्दी होगा।
आप यह भी देखेंगे कि अगर हम तमाम अंग्रेज़ों से द्वेष करेंगे तो उससे स्वराज दूर ही जाने वाला है, लेकिन अगर उनके साथ भी न्याय करेंगे तो स्वराज के लिए हमें उनकी मदद मिलेगी। अभी तो ये सब मुझे फिजूल की बड़ी बड़ी बातें लगती हैं। अंग्रेजों की मदद मिले और उससे स्वराज मिल जाए, ये तो आपने दो उल्टी बातें कही। लेकिन इस सवाल का हल अभी मुझे नहीं चाहिए, उसमें समय बिताना बेकार है। स्वराज कैसे मिलेगा, यह जब आप बताएंगे तब शायद आपके विचार में समझ सकूं तो समझ सकूं। फिलहाल तो अंग्रेजों की मदद की आपकी बात ने मुझे शंका में डाल दिया है और आपके विचार के खिलाफ मुझे भरमा दिया है। इसलिए यह बात आप आगे न बढ़ाएं तो अच्छा है। मैं अंग्रेजों की बात को बढ़ाना नहीं चाहता। आप शंका में पड़ गए, इसकी कोई फिक्र नहीं। मुझे जो महत्व की बात कहनी है उसे पहले से ही बता देना ठीक होगा। आपकी शंका को धीरज से दूर करना मेरा फर्ज है। आपकी यह बात मुझे पसंद आई, इससे मुझे जो ठीक लगे वह बात कहने की मुझमें हिम्मत आई है। अभी मेरी एक शंका रह गई है। कांग्रेस के आरंभ में स्वराज की नींव पड़ी, यह कैसे कहा जा सकता है? देखिए, कांग्रेस ने अलग अलग जगहों पर हिंदुस्तानियों को इकट्ठा करके उनमें हम एक राष्ट्र हैं ऐसा जोश पैदा किया। कांग्रेस पर सरकार की कड़ी नज़र रहती थी। महसूल का हक प्रजा को होना चाहिए, ऐसी मांग कांग्रेस ने हमेशा की है। जैसा स्वराज कनाडा में है वैसा स्वराज कांग्रेस ने हमेशा चाहा है। वैसा स्वराज मिलेगा या नहीं मिलेगा, वैसा स्वराज हमें चाहिए या नहीं चाहिए, उससे बढ़कर दूसरा कोई स्वराज है या नहीं, यह सवाल अलग है। मुझे दिखाना तो इतना ही है कि कांग्रेस ने हिंद को स्वराज का रस चखाया। इसका जस कोई और लेना चाहे तो वह ठीक न होगा और हम भी ऐसा माने तो बेकदर ठहरेंगे। इतना ही नहीं, बल्कि जो मकसद हम हासिल करना चाहते हैं उसमें मुसीबतें पैदा होंगी। कांग्रेस को अलग समझने और स्वराज के खिलाफ मानने से हम उसका उपयोग नहीं कर सकते। तो मित्रों, यह है हिंद स्वराज का पहला पाठ है, कांग्रेस और उसके कर्ता धर्ता। इस पाठ को सुनकर एक प्रश्न मन में खड़ा होता है कि गांधी जी अंग्रेजों पर इतना विश्वास क्यों करते हैं, या कुछ अंग्रेजों पर इतना विश्वास क्यों करते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि कोई अंग्रेज हिंदुस्तान का भला चाहे? लगता तो ऐसा नहीं है। जब गांधी जी कह रहे हैं और पहले ही पाठ में कह रहे हैं कि कुछ अंग्रेज यदि हिंदुस्तान का भला चाहते हैं तो हमें हमें उनकी तारीफ करनी चाहिए, यही उनके साथ न्याय है, तो एक इतिहास के विद्यार्थी के मन में यह प्रश्न तो खड़ा होगा कि गांधी जी आगे जाकर जिनके खिलाफ लड़ते हैं उनकी तारीफ क्यों करते हैं? असल में गांधी जी, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, उन्हीं अंग्रेजों की तारीफ करते हैं जो हिंदुस्तान का भला चाहते हैं। यह एक अलग प्रश्न है कि क्या ऐसे अंग्रेज हो सकते हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पे मानता हूँ कि ऐसा होना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन चूंकि हम गांधी जी के विचार पढ़ रहे हैं, गांधी जी खुद क्या सोचते हैं, यह बताना मेरा धर्म है। मैंने मेरे धर्म का पालन किया। इस पर विचार करना आपका काम है, इसका अध्ययन करना आपका काम है, मनन करके निष्कर्ष निकालना आपका काम है। लेकिन कोई भी निष्कर्ष हम जब निकालें तो हमें 1948 तक गांधी जी ने जो काम इस देश के लिए किया उस काम को ध्यान में रखकर कोई नतीजा निकालना होगा। दूसरी बात यह भी है कि गांधी जी ने स्वयं कहा है कि भाई, मैं जो बात बाद में कहता हूं उसको सही माना करो। बहुत सारी बातें हैं, वे आगे भी आएंगी। आज का इतिहास पाठ इतना ही। नमस्ते।